अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मलिक एंड आई एम योर पीओसी इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और इवन पास पेपर के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक ही प्लेटफॉर्म से। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी वेबसाइट पर अभी तक विजिट नहीं किया है तो इसे फौरन से विजिट कीजिए। डेट इज www.vtuitions.com। जाइए, फ्री में साइन अप कीजिए और तमाम नोट्स को डाउनलोड कीजिए अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा आपके पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा क्वेरीज रहती हैं, प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने में। सॉल्व 5 ईयर्स में भी इतने अच्छे तरीके से आंसर्स नहीं लिखे होते और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन सा अच्छा आंसर होगा जो हमें एग्जाम्स में मार्क्स भी दिला पाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम आए हैं वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से आपके इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी जो है कुछ लेक्चर्स के हम लोग 5 ईयर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो ये है हमारा 5 ईयर 2022 का। ठीक है, इसके बाद हम 2021 को अपलोड करेंगे, देन 2019, 18 और इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट करने के बजाय हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको साथ साथ में क्वेश्चन भी बताते हैं और उनके सॉल्यूशन भी बताते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो है ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है, तो अगर आपको इसके सॉल्व क्वेश्चंस जो है ये आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। अगर आपको इसके सॉल्व क्वेश्चंस डिटेल में चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन पर मौजूद होगा। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा एग्जाम जो है वो 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड होता है, पार्ट बी और पार्ट सी, जिसके अंदर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। पार्ट ए जो होता है, सेक्शन ए जो होता है, वो एमसीक्यू से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो कि आपने इसके सिर्फ आंसर्स अपने आंसर शीट पे सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद दूसरा आता है पार्ट सी, पार्ट बी, जो कि आपके पेपर में सबसे मेन चीज यही होती है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप पासिंग मार्क्स के काफी ज्यादा करीब चले जाते हैं और आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। और ये काफी कंपैरेटिवली इजी भी होता है एज कम्पेयर टू पार्ट सी और पार्ट ए के अंदर बहुत से बच्चे जो हैं वो के तुक्के लगा रहे होते हैं। तो इसलिए वहां पर भी एक चीज जो है वो इतनी कंफर्म नहीं बोल सकते। लेकिन सेक्शन बी में आप जो है मार्क्स बड़े आसानी से गेन कर सकते हैं अगर आपको टॉपिक्स की नो हाउ भी है अपनी वर्डिंग में। तो अब पहला सवाल देख लेते हैं स्टूडेंट्स की। पहला आपसे सवाल पूछा जा रहा है, डिफाइन द सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट 4 एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके अंदर आपसे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पूछ रहा है और इसके 4 एडवांटेजेस के बारे में पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग को समझ जाएं, इनके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, तो आप इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हैं और यही चीज जो आपके एमसीक्यूज में भी आती है। तो इट मीन्स कि आपको हर टॉपिक को जो है शॉर्ट के लिहाज से समझना होगा, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, फिर ही आपका एग्जाम जो है वो आपको एक अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? सोल प्रोप्राइटर एक वो इंसान होता है जो कि एक अकेला इंसान जब मिलके कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करता है और इस बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शंस को वो सोल्ली हैंडल कर रहा होता है। उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो उसकी खुद की होती है, वो खुद उसमें पैसे डालता है। अब वो खुद के पैसे का मतलब ये है कि वो खुद अरेंज करेगा। अब वो अरेंज किस तरीके से करता है, वो किसी से लोन लेके करता है या जो भी करता है, उसके तमाम पैसे जो है वो इंसान खुद ही डालता है। और उसके जो भी लॉस होगा, जो भी फायदा होगा, वो उसी इंसान के पास जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन, के आप इसको जब चाहे आसानी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है जैसा कि कंपनी में होता है। कि कंपनी में आपको एक लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो इसके अंदर आपको इस बिजनेस को जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन को आपको जो है वो रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई सर्टेन बिज़नेस कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ़ इसका एक बिज़नेस लाइसेंस चाहिए होता है और आप उसको अगले दिन से स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ में तो लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेल्फ इंटरेस्ट, कि आपका खुद में उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट होगा तो आपने वो बिज़नेस स्टार्ट किया होगा, ठीक है? आपकी उसमें महारत होगी, इसकी वजह से आप करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कि आप खुद उसमें डिसीजंस ले रहे होते हैं। आप उसको जिस तरीके से चाहे बिज़नेस को
मूव कर सकते हैं, उस पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसके डिसीजंस ले सकते हैं। और कल को अगर आपको लगता है कि बिज़नेस जो है ये मेरा अच्छा चल रहा है, तो आप उसको रजिस्टर्ड करके उसको पार्टनरशिप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन दूसरे बिज़नेसेस को आप जो है आसानी से दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये आपको सिर्फ़ सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर फैसिलिटी मिलती है। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या होता है कि इसके अंदर आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि फॉर्मेशन के दौरान आप इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रोसीजर से गुज़रने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोर्ट से कोई भी सर्टिफ़िकेट्स या कोई भी लाइसेंस कि कोई रजिस्ट्रेशन इस तरह की नहीं ज़रूरत पड़ती, ठीक है? कोई भी टैक्सेस वग़ैरह कि जैसे कि कंपनीज़ में टैक्सेस होते हैं प्रॉपर्लीज़, वो इसके अंदर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 2 है हमारे पास मुदारबा एंड मुशारका। मुदारबा बेसिकली ये है इस्लामिक टर्म पार्टनरशिप की और कंपनी की, ठीक है? कि मुदारबा जो है और मुशारका ये बेसिकली वैसे ही पार्टनरशिप का पार्ट होती है, लेकिन आप इसको कंपनी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि अगर जैसे कि आपके बैंक्स हैं जो इस्लामिक बैंक्स हैं, तो वो मुदारबा मुशारका के बेसिस पे चल रहे होते हैं, ठीक है? तो और भी इनमें टाइप्स होती हैं, लेकिन आपके बुक में इस मुदारबा मुशारका का एक शॉर्ट टॉपिक मौजूद है, तो इसकी वजह से हम मुदारबा मुशारका के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि मुदारबा क्या होता है। मुदारबा वो उस पार्टनरशिप को बोलते हैं जहाँ पर एक पार्टनर जो है वो सिर्फ उसमें बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट डाल रहा है और दूसरा पार्टनर उस इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करके मैनेजमेंट के पार्ट को संभालता है और बिजनेस एक्टिविटीज को रन कर रहा होता है, ठीक है? मैनेजर जो है उसको हम लोग बोलते हैं मुदारिब, और जो इन्वेस्टमेंट डाल रहा होता है उसको रब्बुल माल बोलते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रब्बुल माल एक ही हो और मुदारिब एक ही हो। मुदारिब भी 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी बिज़नेस के लिहाज से, और रब्बुल माल भी 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी उसकी हो सकती है ज़्यादा, ठीक है? वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? उसकी लिमिट होती है, डिपेंड करता है कि बिज़नेस क्या आप चला रहे हैं। अगर बैंकिंग होता है तो आपको पता है बैंकिंग की लिमिट होती है 10 पार्टनर्स सिर्फ काम कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और दूसरा अगर बिज़नेस स्टार्ट करे तो उसकी 20 की लिमिट होती है। तो इस तरीके से वेरी वेरी करता रहता है बिज़नेस टू बिज़नेस। मुशारका के अंदर क्या होता है कि मुशारका के अंदर दोनों पार्टनर्स अपनी इन्वेस्टमेंट भी डालते हैं और उसमें साथ में एक्टिवली पार्ट भी प्ले कर रहे होते हैं बिज़नेस के अंदर। तो इसकी अगर आप पार्टनरशिप काइंड्स ऑफ पार्टनर्स की तरफ जाएँ, तो मुदारबा जो है वो एज़ अ स्लीपिंग पार्टनर काम कर रहे होते हैं, और उसके अंदर एक स्लीपिंग पार्टनर होता है और दूसरा जो है वो उसकी मैनेजमेंट कर रहा है, तो मतलब वो एक्टिव पार्टनर नहीं आएगा, सिर्फ़ वो उसके पैसों पर काम कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर जो है वो कौन है? वो है रब्बुल माल, ठीक है? और मुशारका जो है वो एक्टिव पार्टनर की एग्ज़ाम्पल हो सकती है कि जिसके अंदर वो पार्टनर जो है अपने पैसे भी डाल रहा है और मैनेजमेंट में भी एक्टिवली पार्ट पार्ट ले रहा है, ठीक है जी? उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन थी, दैट इज़ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है? लोन्स बोले या फाइनेंस बोले, बात एक ही है कि अपने बिज़नेस को चलाने के लिए आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस कब लेते हैं या लॉन्ग टर्म फाइनेंस कब लेते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से ही, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए लिया जाता है अपने बेसिक नेसेसिटीज़ डे टू डे फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए। वो क्या हो सकते हैं कि जैसे अगर आपने बिज़नेस के लिए कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर्स की सैलरीज़ देनी है, आपके पास उस टाइम पे पैसे नहीं है, कुछ चीज़ छोटी-मोटी खरीदनी है, छोटे-मोटे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करने, मार्केटिंग के लिए पैसे चाहिए, तो उसके लिए आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेते हैं जो कि लेस देन 1 ईयर का टाइम होता है, साल के अंदर-अंदर आपको उसको देना होता है, वापस करना होता है, ठीक है? ये आपके पास लायबिलिटी होती है एक तरफ से, तो ये लोन्स आपको विद इन अ ईयर आपको उसको पे आउट करना पड़ता है। 1 साल से ऊपर हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम जो है ये इतना ही टाइम के लिए आप लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो होता है, इसकी जो महदूद जो इसकी लिमिट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिज़नेस हो सकती है। अगर ये कंपनी के लिहाज से देखा जाए तो कंपनी में, जैसे कि आपको पता है कि कंपनीज़ अपनी शेयर्स एंड डिबेंचर्स इश्यू करती है। तो जो वो शेयर्स इश्यू कर रही होती है, वो शेयर्स एक तरफ से वो लोगों से फाइनेंस ही इकट्ठा कर रही होती है, लोगों से पैसे ही ले रही होती है, और वो पैसे कंपनी के अकाउंट में से लायबिलिटी ही जा रहा होता है। इट मीन्स कि वो एज़ अ लोन ही शेयर्स वो पब्लिक से ले रही होती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए ले रही होती है कि जब तक कंपनी चलेगी वो लोन कंपनी में एज़ एन इन्वेस्टमेंट, एज़ अ कैपिटल यूज़ होता रहेगा। ठीक है? डिबेंचर्स में भी इस तरीके से होता है कि उसकी 10 साल की लिमिट होती है कि 10 साल तक, और 10 साल एक एक लॉन्ग टाइम होता है, ठीक है? 10 साल तक के लिए आपने लोन लिया, तो ये भी सारे के सारे लॉन्ग टर्म में आ जाता है, और लॉन्ग टर्म आप बेसिकली
ये लोन्स लेने का मकसद क्या होता है कि आप ताकि उन पैसों को लेके आगे आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है? आप उनकी मशीनरी खरीद सकें, कोई बिल्डिंग्स खरीद सकें, इक्विपमेंट्स खरीद सकें अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। अगर आप एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? उस बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी या बैंकिंग सेक्टर है तो उसके लिए तमाम टेक्नोलॉजी के लिए टेक्नोलॉजी कोई भी ब्रांचेज़ बन रही हैं उस बैंक की, तो वो तमाम उस कामों के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पैसे जो है वो कहाँ से आते हैं? बिज़नेसमैन जो भी उस कंपनी को चला रहा है उसमें लिमिटेड ही पैसे होंगे, वो कितने भी पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से वो अपने शेयर जो है वो मार्केट में इश्यू करता है ताकि जनरल पब्लिक उसमें पूल करे, उसमें पैसे डाले और वो पैसे जो है एज़ अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस कंपनी के अकाउंट में जाता है और वो शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के एज़ ओनर्स कहला रहे होते हैं और ये कंपनी ऐसे इसका सिलसिला चलता है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है राइट 4 डिफरेंसेस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? ये वो कंपनी होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके आपस में कंपनी बनाते हैं। मतलब ये रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रही है, पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है? पार्टनरशिप जो होती है वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। ये एक रजिस्ट्रेशन है, ये कंपनी की तरह बनाई जाती है। ये भी अपने शेयर्स इश्यू करती है, लेकिन ये जनरल पब्लिक को इश्यू नहीं कर सकती है, जैसे कि लास्ट पॉइंट है। ये जनरल पब्लिक को अपने शेयर नहीं इश्यू करती है। इसके जो पार्टनर्स होते हैं वो बिज़नेस पार्टनर्स ही होते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड ही होते हैं। वो बिज़नेस टाइकून्स या कोई बिज़नेस एंजल्स जिनको कहा जाता है या कॉर्पोरेट से रिलेटेड ही लोग होते हैं जो इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ही इनमें पैसे अपने डालते हैं, ठीक है? कोई जनरल पब्लिक आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसके अंदर जो है वो अपने शेयर जो है वो मार्केट में इश्यू करती है और जनरल पब्लिक जो है वो कोई भी हो सकता है, वो बिज़नेसमैन हो, वो बिज़नेसमैन से बिज़नेस से बिलॉन्ग ना करता हो, वो कोई आम सा इंसान हो, तो वो भी एज़ एन ओनर जो है उसके शेयर बाय कर सकता है, ठीक है? और प्राइवेट कंपनी जो है उसके लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हो और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का वेट करते हो। इनकॉर्पोरेशन भी प्रोसेस होता है मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह से गुज़र के जब आपको एट द एंड एक इजाज़त मिल जाती है और आपको एक कंपनी का रुतबा मिल जाता है, तो उसके बाद से आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है, इसका और भी आगे फर्दर प्रोसेस होता है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद भी उस इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी अपना जो है वो इश्यूज़ जो शेयर जो है वो मार्केट में इश्यू करती है और उसके बाद अगर वो एक लिमिट दी जाती है, एक टारगेट दिया जाता है, अगर उतने शेयर्स जो है मार्केट कंपनी के बिक जाते हैं, तो उसके बाद उसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलता है और उसके अगले दिन से कंपनी अपने फंक्शंस को या अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकती है। अगर वो शेयर्स उतने नहीं बिकते हैं, तो तब तक कंपनी को अपने टारगेट को पूरा करना पड़ता है और वो टारगेट उस टाइम के बाद पूरा नहीं होता है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसल हो जाती है। इसके अंदर जो है प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब कि जो अपर लेवल जो मैनेजमेंट लेवल के जो सीईओज़ हैं, वो जो कंपनीज़ को चला रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या डायरेक्टर्स हैं, वो जो है वो 2 होना ज़रूरी है एटलीस्ट और इसके अंदर एटलीस्ट 7 पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। अच्छा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप कैसे पहचानते हैं? इसके नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना ज़रूरी है, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। तो आप पहचान जाएँगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी उसके एंड में सिर्फ लिमिटेड वर्ड लिखा होगा जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसके शेयर जो हैं मार्केट में बिकते होंगे। क्वेश्चन 5 है हमारे पास डिस्क्राइब एनी 4 क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। एक गुड बिजनेसमैन की कौन-कौन सी क्वालिटीज है, कौन सी खसूसियात है जिनकी बिना पे हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। तो नंबर 1 है हमारे पास डिटर्मिनेशन, करेज, परसेवरेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा इसके अंदर ये डिटरमाइंड होना चाहिए, इसके अंदर एक बहुत करेजियस होना चाहिए, इसको उसको खुद पर यकीन होना चाहिए कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये मैं इसको एक बुलंदियों तक लेकर जाऊँगा। इसको पता होना चाहिए कि मैंने डिफ़िकल्टीज़ को कैसे फ़ेस करना है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर मुझे कुछ ऐसा फ़ौरी डिसीज़न लेना है जो कि मेरी कंपनी के लिए बेहतर हो, तो वो एक अच्छे बिज़नेसमैन को ही पता होगा, ठीक है? अगर उसको खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा, उसको खुद पे यकीन ही नहीं होगा, तो वो बिज़नेस को लॉन्ग टर्म तक नहीं ले चला सकता। वो एक शॉर्ट टर्म तक वो बिज़नेस चलने के बाद वो एक टाइम के बाद वो डाउनफॉल पर आ जाएगा। इंटेलिजेंस एंड अलर्टनेस।
देखिए इंटेलिजेंट होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए कि हमारे मेरे सराउंडिंग पे क्या चल रहा है, कौन से फ़ायदे हैं, मतलब कि कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, किन अपॉर्च्युनिटीज़ को अवेल करना है। इसको आने वाले टाइम को प्रेडिक्ट कर पाता है, इसको पता होता है कि ये ट्रेंड्स आ रहे हैं, मैंने इसको फ़ॉलो करना है। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान आ रहे हैं और आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है? तो अब आपको पता ही ना हो कि रमज़ान में आपकी चीज़ बिकेगी, नहीं बिकेगी, आपने वो चीज़ इतनी हद से ज़्यादा बना दी, तो वो नहीं बिकेगी, फिर क्या होगा? वो लॉस हो जाएगा आपको। और अगर आपको पता होगा कि आने वाला ये रमज़ान जो है, इसमें मेरी चीज़ बहुत ज़्यादा बिकने वाली है, ठीक है? तो आप उसी लिहाज़ से अपनी चीज़ को बनाएँगे, उसी लिहाज़ से उसकी प्रोडक्शन करेंगे। जैसे कोरोना का टाइम जो था, जो आया था, तो वो बहुत से बिज़नेसेस को उसने बंद कर दिया था। तो बहुत से बिज़नेसेस से बहुत ज़्यादा कमाया। तो वो इसलिए कमाया क्योंकि उन्होंने फ्यूचर फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया और उस अनसर्टेन सिचुएशन को फेस किया, उसके लिए प्लान्स बनाए और वो प्लान्स बनाने के बाद क्या हुआ कि बिज़नेस उसमें उनमें बिज़नेस एबिलिटी थी, क्योंकि उनको पता था बिज़नेस को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से मोल्ड करना है, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है वो कोविड में इस्तेमाल नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको पता है बहुत सी चीज़ें शट डाउन हो गई थी, बंद हो गई थी, उनका यूज़ नहीं था, ठीक है? तो लोगों ने उसके अल्टरनेटिव्स पे आए कि किसी तरीके से लोग खरीदें, लोगों को होम सर्विसेज़ दी गई। तो वो इसलिए दी गई क्योंकि उनको पता था कि अपने प्रोडक्ट को बेचना है तो किस तरीके से बेचना है और अपॉर्च्युनिटी को किस तरीके से अवेल करना है। मोरालिटी क्या होता है कि मोरालिटी मतलब कि आपने एथिकल रहकर अपने मॉरल वैल्यूज़ को रखते हुए नज़र में कि आपने कोई भी अनएथिकल काम नहीं करना है कि जिससे आपके बिज़नेस की इमेज खराब हो। कोई भी ऐसे क्रिमिनल या कोई भी फ्रॉड के केस में नहीं फँसना है, या कोई भी गैम्बलिंग का केस हो, या कोई भी आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए सिर्फ़ फ़ायदा कमाने के लिए, तो वो चीज़ आपके बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। और उस वो एक अच्छा गुड बिज़नेसमैन नहीं होगा, क्योंकि एक गुड बिज़नेसमैन को पता होगा कि मैंने पैसा अगर कमाना है, हलाल का कमाना है और तरीके से अपनी इंटेलिजेंस पे कमाना है, अपने करेजेस, परसेवरेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कमाना है और बिज़नेस एबिलिटीज़ पे कमाना है। तो उसके बाद है क्वेश्चन 6, डिफाइन बिज़नेस, इंडस्ट्री एंड प्रोफेशन। अच्छा, ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट आता है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको मिस नहीं करना है कि इनकी डेफिनेशन ज़रूर आती हैं। बिज़नेस क्या होता है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन या इंडस्ट्री जो कि किसी इंसान की प्रोफेशन को एक्सप्लेन करता है कि जिससे वो पैसा कमा रहा है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, उससे पता चले। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक चाय का होटल खोला हुआ है, ठीक है? तो वो भी मेरा बिज़नेस होगा, ठीक है? जिससे पता चल जाएगा कि ये बंदे का एक चाय का होटल है, ठीक है? एक बंदा जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा ये सॉफ्टवेयर हाउस का बिज़नेस कर रहा है, ठीक है? तो इससे क्या पता चलेगा कि ये जो बंदा होगा ये एक सॉफ्टवेयर का बंदा होगा, इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की होगी। एक चाय के होटल वाले से को पता आपको पता होगा कि ये एक बहुत ज़्यादा हाइली क्वालिफाइड बंदा नहीं होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप उसके बिज़नेस के लिहाज़ से उसको उस बंदे को समझ जाते हैं कि ये बिज़नेस है तो इसका इंसान ये कैसा होगा, ठीक है? तो इंडस्ट्री क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ कंपनीज़ या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशंस जब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इंडस्ट्री का जो ताल्लुक होता है वो प्रोडक्शन से होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग से होता है। जो भी इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन की तरफ इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? अब एक आईटी कंपनी है, वो प्रोडक्शन नहीं कर रही है, तो हम उसको इंडस्ट्री में नहीं डालेंगे। कोई भी खाने-पीने की चीज़ें या कोई भी टेक्सटाइल जो है, ये सारी की सारी जो है ये इंडस्ट्रीज़ में आती है, क्योंकि ये प्रोडक्शन कर रही हैं, कोई चीज़ बना रही हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की तरफ, ठीक है? प्रोफ़ेशन क्या होता है कि जो कि इंसान की आइडेंटिटी बताता है, जो कि उसने एक स्पेशल ट्रेनिंग या एजुकेशन के ज़रिए हासिल की होती है। कुछ लोग जो है ये प्रोफ़ेशन जो होता है ये उसकी अ, एजुकेशन को ही अ, मतलब कि बता रहा होता है कि एक इंसान है, वो एक क्या एक एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, एक डॉक्टर है, तो आप एक डॉक्टर की प्रोफ़ेशन से आप उसकी एजुकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने क्या-क्या किया होगा। वो एक उसने एमबीबीएस से गुज़रा होगा, उसने फिर उसके बाद एक स्पेशलाइज़ेशन की होगी, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें एक इंसान का प्रोफ़ेशन बताती है। एक टीचर है, वो एक उसका प्रोफ़ेशन है, ठीक है? उसने एजुकेशन उसी लिहाज़ से हासिल की होगी। एक स्टूडेंट भी एक प्रोफ़ेशन होता है, ठीक है? स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? उसके बाद आप एक लोअर लेवल पे आ जाएँ, आप एक कारपेंटर की एग्ज़ाम्पल ले लें,
ठीक है, आप एक इंजीनियर की एग्जांपल ले लें, ठीक है, सारे के सारे क्या है कि सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि हर फील्ड से रिलेटेड उनकी फील्ड को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि ये जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वो उन प्रोफेशनल्स को ढूंढेंगे जो कि एक मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, अगर एक टेक्सटाइल कंपनी है तो वो किन प्रोफेशनल्स को ढूंढेगी जो कि जिसकी जो एजुकेशन होगी वो टेक्सटाइल मर्चेंडाइजिंग या फैशन से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो उनके लिए वो प्रोफेशनल्स जो है वो उनके लिए वैल्यूएबल होंगे। क्वेश्चन 7 है हमारे पास कि एनालाइज द सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू रिटेलर। अच्छा, होलसेलर जो है वो होते क्या हैं और वो प्रोड्यूसर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, होलसेलर्स आपको पता है कि होलसेलर्स एक मिडल मैन होते हैं जो कि रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में मौजूद होते हैं। ये प्रोड्यूसर से चीजें खरीदते हैं, ये मैन्युफैक्चरर से चीजें लेते हैं और आगे रिटेलर्स तक उसको डिलीवर करते हैं और रिटेलर्स उनसे बाय करके आगे एंड यूजर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सबसे पहले एश्योरेंस ऑफ सेल्स के क्या होता है कि एक होलसेलर है, वो डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स के पास जाता है जो कि आपकी शॉपकीपर्स को आप बोल सकते हैं, आप जो आसपास के आपके सुपर स्टोर्स हो गए, तो ये सारे के सारे क्या हैं कि रिटेलर्स हैं। अब रिटेलर्स के पास होलसेलर जो है वो खुद तो नहीं, मतलब अगर उसने एक अच्छे लेवल पे होलसेलर है तो वो अपने एम्प्लॉयज को भेजेगा डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे। और वो आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं शॉप पे आते होंगे तो एक बंदा आता है, एक एम्प्लॉय, उसने आके एक कॉपी पकड़ी होती है और वो उसपे लिख रहा होता है कि कल के लिए क्या सामान लाना है, परसों के लिए क्या सामान लाना है। तो वो क्या चीजें कर रहे होते हैं, वो छोटे-छोटे ऑर्डर्स ले रहा होता है। और जब वो छोटे-छोटे ऑर्डर्स पूरे कराची से लिए जाएँगे या पूरे पाकिस्तान से लिए जाएँगे। अब एक कराची की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कराची से ऑर्डर्स लिए अ, कै जैसे रमज़ान है, तो रमज़ान में केचअप का काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि या चाट मसाला या डिफरेंट मसालों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। तो डेली बेसिस पे वो ऑर्डर्स ले रहा होगा। उसके बाद ऑर्डर्स लेने के बाद वो आएगा शाम में अपने बॉस के पास और बोलेगा कि ये ऑर्डर्स मुझे आज मिले हैं। वो ऑर्डर्स अपने पास देखेगा, उसके बाद उसकी एक लिस्ट बनाएगा कि मुझे अ, कल या परसों, मतलब इस वीक के अंदर 1000 जो मसाले या केचअप जो है ये डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स को पहुँचाने हैं। अब वो ये ऑर्डर जो है ये अगर उसके पास ऑलरेडी मौजूद होगा, वेयर हाउस पे मौजूद होगी, वो प्रोडक्ट वो आगे डिलीवर कर देगा। अगर नहीं होगा तो वो मैन्युफैक्चरर को इन्फॉर्म करेगा कि मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए इतने दिनों के अंदर। तो मैन्युफैक्चरर जो है उस दिनों में उसको वो जो है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोड्यूसर जो है वो सेल्स अपनी कर रहा होता है क्योंकि उसको होलसेलर ही सेल्स दे रहा होता है। रिटेलर डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स के पास नहीं जाते। इकोनॉमिक्स इन डिस्ट्रीब्यूशन और कनेक्टिंग लिंक्स, इसके अंदर क्या होता है कि ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक कनेक्शन बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह से क्या है कि प्रोड्यूसर डायरेक्ट रिटेलर के पास नहीं जा सकता, कस्टमर के पास नहीं जा सकता, तो ये होलसेलर ही होता है जो कि तमाम इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट की जो है, जैसे कि अगला मार्केट भी इन्फॉर्मेशन है, तो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो रिटेलर से या मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोड्यूसर तक पहुँचा रहा होता है कि आपके प्रोडक्ट की क्या फीडबैक आ रही है, आपके प्रोडक्ट को कितना लाइक किया जा रहा है, उसकी कितनी डिमांड है या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, ये सारी की सारी जो है वो आपको होलसेलर ही प्रोड्यूसर को बता रहा होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, अब फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़ाहिर-सी बात है कि जब अब प्रोड्यूसर है, उसने चीज़ें बनाई हैं, अब वो डायरेक्ट अगर एंड यूज़र को देता है, तो क्या होगा कि या डायरेक्ट मार्केट में बेचने चला जाता है या रिटेलर्स को बेचना शुरू कर देता है डायरेक्ट। अब रिटेलर्स के पास चीज़ें दिनों में नहीं बिकती हैं, हफ्ते लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं कि उनके पास वो प्रोडक्ट बिके और उसके बाद वो आके एट द एंड महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आके मैन्युफैक्चरर को प्राइस दे रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें, ठीक है, डेली बेसिस पे बिकने वाली नहीं है और रिटेलर्स आके बल्क क्वांटिटी पे चीज़ें नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से सर्विसेज़ क्या प्रोवाइड कर रहा होता है होलसेलर यहाँ पर, वो आता है, वो मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि मुझे इतना माल चाहिए, मुझे इतना सामान चाहिए और वो सारा का सारा बल्क में खरीद के उसकी पेमेंट कर देता है। ठीक है? वो उससे कैश पे चीज़ें खरीदता है और फिर आगे जो है वो रिटेलर्स को जो है वो क्रेडिट पे भी दे सकता है और कुछ रिटेलर्स को वो क्रेडिट पे भी देता है, कैश पे भी देता है। जो छोटे रिटेलर्स होते हैं उनको वो कैश पे काम कर रहा होता है, जो बड़े-बड़े स्टोर्स होते हैं, सुपर स्टोर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्रेडिट पे चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है? तो वो आगे होलसेलर का सरदर्द होता है।
यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है वो आज़ाद हो जाता है और मैन्युफैक्चरर के पास पैसे आ जाते हैं ताकि वो आगे दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। क्योंकि एक दफ़ा मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी तो मार्केट की डिमांड रुक जाएगी, डिमांड डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है? तो फिर ये बड़ा मसला बन जाता है। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर के पास ऑल द टाइम पैसे होने चाहिए और वो बिज़नेस का जो साइकिल है वो चलते रहना चाहिए। वेयर हाउसिंग या मार्केटिंग, अब क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट तो बना लेता है, फिर उसके बाद उसको स्टोर कहाँ करे? तो जो वो अपना वेयरहाउस बना सकता है, लेकिन जब होलसेलर उसको वेयरहाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत है अपना वेयरहाउस बनाने की? वो फ़ौरन से होलसेलर्स उनसे खरीद लेते हैं और होलसेलर्स के पास अपने वेयरहाउसेज़ होते हैं, जहाँ स्टोर रूम्स होते हैं, जहाँ पे वो प्रोडक्ट ला के बल्क में अपना वहाँ पे रख देते हैं और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता बेचते रहते हैं, ठीक है? या कि पेप्सी कंपनीज़ का भी आपने देखा होगा कि उन्होंने वेयरहाउसेज़ में आप जाके उनके देखें, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे उनके पास स्टोर्स होते हैं उनके, ठीक है? वहाँ से जाके उसी एरिया के लोग उन्हीं से डीलर से कॉन्टैक्ट करते हैं और वो डीलर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स पे वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पहुँचाते हैं। आपके पास डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं आता है कि मुझे 2 क्रेट चाहिए, 3 क्रेट कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो वो सॉफ्ट सोडा चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टिंग खत्म हो गई, हमारे पास पेप्सी खत्म हो गई, 1-2 क्रेट पहुँचा दें, तो ऐसा नहीं होता। आप किससे कॉन्टैक्ट करते हैं? आप डीलर से मतलब होलसेलर से कॉन्टैक्ट करते हैं। वो होलसेलर ही आपको प्रोडक्ट ला के देता है। प्राइस स्टेबिलिटी, आपको प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में बता रहा होता है कि क्या प्राइसेज़ रखनी चाहिए, क्या होना चाहिए, प्राइसेज़ को किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, सारी की सारी चीज़ें जो है वो होलसेलर ही प्रोड्यूसर को बता रहा होता है। एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपको पता है कि पार्टनरशिप जब 2 या 2 से लोग ज़्यादा मिलके आपस में एक बिज़नेस को एस्टेब्लिश करते हैं, उसको फ़ॉर्म करते हैं प्रॉफिट एंड शेयर लॉस करने के लिए, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये भी ईज़ ऑफ फॉर्मेशन, इसका भी बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत आसान है, इसको भी आप एक बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें भी आप आसानी से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर अग्रीमेंट के आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है, पार्टनर्स के बीच में, तो आप अगले दिन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसके अंदर पैसे ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स हैं, ज़्यादा लोग हैं। सोल प्रोप्राइटर के अंदर एक ही इंसान था, वो लिमिटेड पैसे होंगे, लेकिन यहाँ पे जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके पैसे डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद होंगे। कंबाइंड स्किल्स एंड जजमेंट, अब यहाँ पे जब एक इंसान डिसीजन लेता हो और जहाँ पे 5-6 लोग डिसीजन ले रहे होंगे, तो वो 5-6 लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जब डिसीजन लेंगे, तो वो कंपैरेटिवली बेहतर होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा और इफेक्टिव होगा। मोर इंटरेस्ट इन द बिज़नेस, अब क्या होता है कि जब आप लोगों को एम्प्लॉइज़ को हायर करते हैं, तो वो जो है उनका मेन मोटिव सिर्फ़ यही होता है कि अ, अपनी सैलरी लें, अपना काम करें और घर जाएँ। लेकिन जब आप खुद ही ओनर होंगे, तो आपको फ़िक्र होगी क्योंकि आपके पैसे लगे हुए होंगे। तो इसके अंदर जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग, अगर 5 लोग हैं, 5 ओनर्स हैं, तो 5 लोगों का इंटरेस्ट बिज़नेस के अंदर डलेगा, तो वो ऑटोमैटिकली वो बिज़नेस कंपैरेटिवली सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा आगे जाएगा। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, एनालाइज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डिस्क्राइब द नेम क्लॉज। इसके अंदर सिर्फ नेम क्लॉज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको पांचों के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन, और नेम क्लॉज के बारे में डिटेल से जो है हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपको पता है कि यह जो एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कंपनी के राइट्स, पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करने के लिए, और ये जो है बेसिकली आपका एक आउटर लुक देता है आपके बिजनेस को, कि आपके तमाम जो जनरल पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके कंपनी से रिलेटेड, तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। अच्छा, ये इतनी ईज़िली चेंज भी नहीं हो सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आप चेंज कर सकते हो क्योंकि वो आपके विद इन अ कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसको आप टाइम के साथ-साथ कंपनी के गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। ये एक दफ़ा आपने जो लिख दिए, सो आपने लिख दिए, जो आपने रजिस्टर करवा दिए वो हो गया। नेम क्लॉज़ मतलब कि आपकी कंपनी का जो नाम है, आप इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते, और आप नाम जो भी रखें, आपने एंड में जो है लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी है। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके एंड में सिर्फ लिमिटेड होना ज़रूरी है। सिचुएशन क्लॉज़ कि आपकी कंपनी की लोकेशन जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए, कि अगर उसका एक का हेड ऑफिस है, तो उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, वहाँ पर उसकी लोकेशन मौजूद होनी चाहिए। कोई भी बिज़नेस का कोई भी कंपनी बना रहे हैं तो उसका एक हेड ऑफिस होना लाज़मी है। उसके ऑफिसेज़ जितने मर्ज़ी हों, सब ऑफिसेज़, लेकिन उसका हेड ऑफिस होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी आप कंपनी के बारे में देखेंगे, उसका हेड ऑफिस ज़रूर मौजूद होगा कहीं न कहीं पे।
ऑब्जेक्ट क्लॉज कि आपका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने बिजनेस का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बिजनेस को कर रहे हो, आपका फ्यूचर क्या देखते हो, ठीक है। वो अनएथिकल कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए कि अब आप सिगरेट सिगरेट एक है, ठीक है। हम अगर सिगरेट का ऑब्जेक्टिव हो, सिगरेट कंपनी का ऑब्जेक्टिव हो कि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर नौजवान इस्तेमाल करे और हर नौजवान तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, तो इट मीन्स कि इट्स अनएथिकल, तो इसकी वजह से उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। वो ऐसा होना चाहिए जो कि ह्यूमैनिटी के लिहाज से एक्सेप्टेबल हो। कैपिटल क्लॉज के आप किन पैसों से या कितने पैसों से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ तक आप बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं, कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। तमाम इसके अंदर पैसों की रिलेटेड से आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। लाइबिलिटी क्लॉज इसके अंदर ये सबसे बेस्ट चीज होती है कंपनी के अंदर ये कि आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपए कंपनी में डाले और कल को कंपनी जो है वाइंड अप हो जाती है या लॉस हो जाता है कंपनी को, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो मुझे लॉस कितने का होगा, सिर्फ 10,000 रुपए का होगा। या तो कंपनी मुझे मेरे 10,000 रुपए वापस कर देगी अगर वो लॉस में नहीं जा रही, बस वाइंड अप करना चाह रही, कंपनी को बंद करना चाहती है, तो मुझे मेरे 10,000 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी आपके पैसे आपको नहीं दे सकती, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए का लॉस होगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर क्या होता था कि लॉस तो होता था, लेकिन इतना लॉस हो जाता था कि आपको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेच के कंपनी के वो बिजनेस के या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के जैसे सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के ऑर्गेनाइजेशंस के आपको एसेट्स अपने पर्सनल एसेट्स बेच के उसके लोन्स को या उसकी लायबिलिटीज को खत्म करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आपका कोई लेना देना नहीं है कि कैसे पूरे हो रहे हैं लॉसेस, किस तरीके से लायबिलिटीज पे आउट हो रही हैं। आपका सिर्फ काम है, आपको सिर्फ 10,000 रुपए का लॉस हुआ है, बस ठीक है भाई, इतना ही आपको लॉस होता है। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, डिस्क्राइब 4 कंडीशंस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप किन कंडीशंस पे डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप किस तरीके, कौन सी ऐसी सिचुएशंस होगी जिनके बेसिस पे पार्टनरशिप का खत्म हो जाना या तो वो लाजमी हो सकता है या कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी कि वो अनइंटेंशनली वो खत्म हो जाती है। सबसे पहले बाय अग्रीमेंट, कि सारे पार्टनर्स के आपस में अग्रीमेंट था कि लेट्स डिसॉल्व इट, अब हम कंपनी को खत्म करते हैं, क्या तो ये कंपनी अगर चल नहीं पा रही है या हम सबको अब अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, अब हम लोग को एक साथ काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो अग्रीमेंट के मुताबिक वो सेक्शन 40 के मुताबिक जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन क्या होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन, कोई अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है कि आपको कंपल्सरी उसको डिसॉल्व करना पड़ रहा है, कोई बहुत हैवी लॉस हो गया है, तो वो लॉस के बेसिस पे आपको उसको फौरन से डिसॉल्व करना पड़ेगा। कंटेंजेंट डिसोल्यूशन होता क्या है कि ये कंडीशनल होता है कि अगर ये होगा तो ही पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, अगर ये नहीं होता तो पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होती। ये इसमें होता ये कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई एक पार्टनर जो है मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है या वो मेंटली स्टेबल नहीं रहता है, या होता ये है कि पार्टनरशिप किसी फिक्स टाइम के लिए बनाई गई थी, तो उस टाइम के बाद उस जैसी वो कंडीशन फुलफिल होगी तो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। ये बाय नोटिस का क्या मतलब होता है कि अगर कोई 5 मेंबर्स का जो है एक पार्टनरशिप फर्म था और उसमें से एक बंदा जो है वो एक नोटिस देता है, नोटिस जारी करता है कि मुझे जो है ये पार्टनरशिप से हटना है, तो वो एक नोटिस देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद उसके नोटिस को अगर वो 4 लोग जो है अप्रूव कर लेते हैं, तो उस बेसिस पे भी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, डिफाइन इंक्वायरी लेटर एंड लिस्ट द काइंड्स ऑफ इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर क्या होता है कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप किसी चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल्स के बारे में, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है, उस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप एक लेटर लिखते हैं। और लेटर लिखता कौन है, वो कोई भी लिख सकता है, वो सेलर भी लिख सकता है, वो बायर भी लिख सकता है लेटर, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, इंसान के बारे में जानने के लिए। इसकी काइंड्स कितनी है, 2 काइंड्स हैं, स्टेटस इंक्वायरी और ट्रेड इंक्वायरी। स्टेटस इंक्वायरी क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सेलर हूँ और मैंने किसी एबीसी को अपने प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। वो मेरे से गुड्स खरीदना चाह रहा है, लेकिन वो कहता है कि मुझे क्रेडिट पे चीजें बेचो, मैं तुम्हें फलां तारीख को पैसे दे दूंगा।
ठीक है, तो अब मैं उसको कैसे मैं तो उसको ऐसे फ़ौरन से पैसे नहीं दे चीज़ें नहीं बेच सकता ना, क्योंकि मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ। तो उसको अपने रेफ़रेंस देने पड़ेंगे कि आप मेरी यहाँ से गारंटी ले लें, आप मेरे इससे रेफ़रेंस से पूछ लें। तो वो अपने रेफ़रेंस देगा और कंपनी जो है वो जब वो बिज़नेस वाले जो होंगे, कंपनी जो होगी वो जाएगी उस बंदे को लेटर लिखेगी, वो उसको बोलेंगे स्टेटस इंक्वायरी, जिसके अंदर वो उस इंसान के बारे में पूछेगा कि आप इसके बारे में बताएँ कि इसका क्या स्टेटस है। ये ज़्यादातर आप ये सबसे पहले तो बैंक को लिखते हो जहाँ पे उसका अकाउंट होता है, ठीक है? और दूसरा आप उसका कोई भी बिज़नेस पार्टनर या कोई बिज़नेस कंपनी जो कि उससे जिससे उसकी ट्रांज़ैक्शंस चलती आ रही हैं, ठीक है? उन 2 से 3 लोगों को आप लेटर लिखते हो और वो आपको अप्रूव करते हैं कि हाँ, ये बंदा जो है ये ऑथेंटिक है, ये पैसे भी टाइम पे पेमेंट कर देता है, ठीक है? और इसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, इसकी कंपनी भी अच्छी है, मार्केट में वैल्यू भी अच्छी है। तो इस बेसिस पे आप स्टेटस इंक्वायरी लिखते हैं। ठीक है, ट्रेड इंक्वायरी क्या होता है कि ये इसके अंदर आप क्या करते हो, ये बेसिकली लिखता कौन है, ये अ, बायर लिखता है, ठीक है? मतलब कि बायर लिखता है सेलर को उसके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में मुझे डिटेल्स भेजें, क्योंकि मैं आपके प्रोडक्ट्स खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप अपने प्रोडक्ट्स की मुझे डिटेल्स भेजें कि आपकी क्या प्राइस है, क्या आपकी क्वालिटी होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है फिर वो ट्रेड इंक्वायरी के अंदर मालूम होती हैं। तो उसके बाद जब वो सेलर जो है उसको देखता है, तो उसके बाद उसको वो उसका रिप्लाई करता है जिसको हम कोटेशन कहते हैं, जो कि हम अगले क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? कि ट्रेड इंक्वायरी के बारे में तो मैं आपको उसमें बताता हूँ। ठीक है? तो ये 2 टाइप्स हैं लेटर इंक्वायरी के, तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको मिस नहीं करना है। ठीक है? ये आगे हो गया आपका सेक्शन बी। अब आता है आपका सेक्शन सी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और हेवी वेटेज के लिहाज से है। काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं इसके, तो ये टोटल स्टूडेंट्स की लक पे डिपेंड करता है। तो हम लोग इन पास पेपर्स के बाद अपना एक गेस्ट पेपर भी अपलोड करेंगे, तो जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस को जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए रखने चाहिए लॉन्ग के, और कौन से शॉर्ट में आ सकते हैं। तो आप उनको एग्ज़ाम्स में उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो वो हम आपको जब अपलोड करेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी, तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा स्टूडेंट्स, तभी आपको वो उसकी नोटिफ़िकेशन मिल जाएगी। और आई होप कि वो गेस्ट पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स आपके एग्ज़ाम में भी आएँगे। सबसे पहले है डिटेल क्वेश्चन में कि आपने बताना है कि एक्सपोर्ट ट्रेड बताइए, उसके प्रोसीजर्स बताइए कि जब आप कुछ भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके किन-किन प्रोसीजर से गुज़रते हुए आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स बताइए कि जब आप इम्पोर्ट ट्रेड के कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब आपने इम्पोर्ट ट्रेड करनी होती है, ठीक है? सबसे पहले जो हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है? मतलब मैं पाकिस्तान से मैं यूके चीज़ें भेज रहा हूँ, ठीक है? मैं यूके अपने प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, तो उससे पहले मुझे ट्रेड इंक्वायरी आएगी, ठीक है? मुझसे जो है वो यूके वाले पूछेंगे कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? ठीक है? सैंपल्स अब मुझसे माँगेगी, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें तमाम डिटेल्स जो कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हों, ठीक है? उसके बाद जब वो मुझे मिलेगी, वो मुझे वो लेटर रिसीव होगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा इन द फॉर्म ऑफ कोटेशंस, जिसको हम कोटेशन कहते हैं। कोटेशन का दूसरा नाम जो है वो हम इसको अ परफॉर्मा भी कहते हैं। तो आगे आपको आएगा परफॉर्मा का नाम, ठीक है? ये आपके एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है कि कोटेशन को हम परफॉर्मा भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम तमाम डिटेल्स उस कस्टमर के साथ शेयर करते हैं कि ये हमारी डिटेल्स है, ये हमारी प्राइसिंग है, ये हमारी क्वालिटी होती है, और ये चीज़ें इसमें मौजूद है, ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है? उसके बाद जब वो उसको देखता है, मतलब कि जो बायर होगा वो उसको जब रिप्लाई मिलता है और जब वो उससे सैटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारी प्राइसिंग भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ऑर्डर देना चाहता हूँ। तो फिर वो ऑर्डर देता है, तो फिर आपको वो ऑर्डर मिलता है, उस ऑर्डर के बाद आप जो है फिर उसके साथ डीलिंग करते हैं पैसों की, कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट को बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट पे नहीं हो रही होती, बेसिकली होता ये है कि जब आप कोई भी चीज़, ये देखें ये इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन हो रही है, तो उस टाइम ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो उसी टाइम आके आपको पैसे दे दे। तो एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तो पेमेंट के लिए फिर लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लेक्चर्स में, लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं तो उनको मैं बता दूँ, लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया जाता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रांज़ैक्शंस के लिए। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि
इंपोर्टर या एक्सपोर्टर बनाता है ताकि उसको जो है ये श्योर हो जाए कि ये बंदा जो है मेरी पेमेंट दे देगा जब इसको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं उस डॉक्यूमेंट को बनाऊँगा और मैं किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करूँगा। थर्ड पार्टी वो ज़्यादातर बैंक्स होते हैं कि मैं बैंक में जाऊँगा, मैं लेटर ऑफ क्रेडिट बनाऊँगा, उस बंदे का यूके के बंदे का एबीसी का नाम लिखूँगा कि मैं आज इसको प्रोडक्ट भेज रहा हूँ। जब भी इसको रिसीव होते हैं महीने 2 महीने बाद, ठीक है, या जब भी रिसीव होते हैं उसके बाद ये प्रोडक्ट लेने के बाद जब ये अप्रूव कर देगा मुझे प्रोडक्ट मिल गए हैं, तो ये मेरी पेमेंट कर देगा, ठीक है? तो वो पेमेंट कौन लेगा? वो पेमेंट कौन लेगा? वो बैंक लेगा और फिर बैंक जब रिसीव कर लेगा पेमेंट तो फिर वो मुझे मेरी पेमेंट वापस कर देगा, ठीक है? आई मीन मेरी पेमेंट मुझे मिल जाएगी। तो इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट बनाया जाता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर सकते कि वो बंदा आपको पैसे देगा या नहीं देगा। जब बैंक बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो आप बैंक जो है आपकी इसकी गारंटी ले लेता है। ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, ज़ाहिर-सी बात है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको उसका लाइसेंस भी उसके लिए लाइसेंस भी चाहिए होगा, ठीक है? उसके बाद इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है या एक्साइज़ क्लियरेंस की आपने गवर्नमेंट से अपने प्रोडक्ट को जो है गुड्स को जो है वो अप्रूव करवाना होता है, तो इसको इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है, क्वालिटी इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो इल्लीगल या खराब नहीं है, ठीक है? वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो जो आपका इम्पोर्टर होता है ना वो एक जिसको आप प्रोडक्ट भेज रहे हो, ठीक है? वो जो होगा वो उसको सैटिस्फैक्शन मिल जाती है कि हाँ, इसकी गवर्नमेंट ने जो है इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है? उसके बाद आप सर्टिफिकेट ओरिजिन लेते हो जिसके अंदर आपके आपके मुल्क की, आपके शहर की, आपकी तमाम डिटेल्स मौजूद होती है कि आप कहाँ से प्रोडक्ट भेज रहे हो। उसके बाद आता है पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग एंड इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस भी करवाते हो अगर आप शिपमेंट भेज रहे हो या फ्राइट जहाज़ के ज़रिए, रोड्स के ज़रिए, क्योंकि डैमेज का काफ़ी ज़्यादा हमेशा अंदेशा रहता है, ये रिस्क रहता है, तो इसकी वजह से इंश्योरेंस इसलिए कराई जाती है ताकि अगर कल को मिसप्लेस हो जाता है, डैमेज हो जाता है या कोई भी किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से तो वो आपको जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो आपको आपके नुकसान को क्या कर सकें, बेयर कर सकें, आपके नुकसान की भरपाई कर सकें। कस्टम क्लियरेंस क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि आप उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो आप पे ऑफ करते हैं, ठीक है? ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट अपना जो भी गुड्स हैं जब वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे शिपमेंट की बात हो रही है कि क्योंकि शिपमेंट्स के ज़रिए ही जा रहा होता है, अगर बहुत भारी-भारी सामान होता है, जहाज़ के ज़रिए वो जा रहे होते हैं जो छोटे-छोटे सामान होते हैं, ठीक है? तो बड़े-बड़े सामान जो कि जहाज़ में नहीं जा सकते तो वो शिप्स के ज़रिए जाते हैं। तो शिप्स के ज़रिए क्या होता है कि जो शिप का जो कैप्टन होगा, ठीक है? वो एक रिसिप्ट देता है हमें, ठीक है? कि मैं उसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे यूके भेजना है ये एबीसी बंदे को। वो उसके बाद वो प्रोडक्ट लेता है और उसके बाद मुझे एक रिसिप्ट बना के दे देता है, ठीक है? अब वो रिसिप्ट मैं लेके जाता हूँ उसी कंपनी उस शिपिंग कंपनी के पास, ठीक है? मतलब कि समझिए कि ये शिप है और ये उसकी ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है। वहाँ से रिसिप्ट उठाता हूँ, यहाँ पे लेके ऑफिस में जाता हूँ और ऑफिस में जाके मैं वो रिसिप्ट देता हूँ, वो आगे अप्रूव करने के बाद मुझे बिल ऑफ लेडिंग देते हैं। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है कि ये इन द फॉर्म ऑफ ये भी एक इनवॉइस होती है, कि एविडेंस होता है कि हाँ, ये बंदे ने हमें प्रोडक्ट दे दिया, हमने इसका प्रोडक्ट रिसीव कर लिया है और ये अब जो है इस फलाँ तारीख को यहाँ पे इस शहर में जाने के लिए रेडी है। ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, इसके अंदर आप चीज़ें लिखते हैं कि वो जो इम्पोर्टर है उसने कितने पैसे मेरे देने हैं, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं, ठीक है? प्राइसिंग लिस्ट और के कितने पैसे हैं, कितनी क्वांटिटी है, क्या उसका वेट है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। सिक्योरिंग पेमेंट, उसके बाद क्या होता है कि सिक्योरिंग पेमेंट कि आप उस बंदे को फ़ोन करते हो कि हाँ यार तुम्हारे कंसाइनमेंट जो है उस मुल्क में पहुँच चुका है, तुम्हारे मुल्क में, तुम अब वहाँ जाके रिसीव कर लो। क्योंकि जब वो रिसीव करेगा तो फिर ही जाके वो पेमेंट करेगा, ठीक है? तो इसकी वजह से ये मेरा ही काम होगा कि मैं उसको यूके बार-बार कॉल करूँ, उसको इन्फॉर्म करूँ कि टाइम निकालो जाके अपने कंसाइनमेंट रिसीव करो, ठीक है? तो वो जब तक कंसाइनमेंट रिसीव नहीं करेगा तो मेरा तो नुकसान, मेरे तो पैसे फँसे रहेंगे। वो कंसाइनमेंट जैसे ही रिसीव करेगा उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है? तो उसके बाद उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? इम्पोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, उसका परफॉर्मा इनवॉइस मैंने जैसे बोला कि कोटेशन का जो इन उस कोटेशन का जो आगे की उसको एक इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मा बनाया जाता है, तो उसको एक इनवॉइस बनाई जाती है, उसकी इंश्योरेंस कवर नोट होना चाहिए, उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी की सारी जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं, ये सारी की सारी इसके पास मौजूद होनी चाहिए, अगर इसको प्रोडक्ट को रिसीव करना है, ठीक है?
क्वेश्चन 2 है हमारे पास, डिस्क्राइब द फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। अगर हम न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन से फैक्टर्स, कौन सी चीजों को हमें मद्देनजर पे रखते हुए बिजनेस को चलाना है। अगर हम ये चीजें नहीं देखेंगे तो हम बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। प्रोस्पेक्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, कि क्या हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में मौजूद है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो लोग खरीदेंगे भी, क्या लोगों को उसकी जरूरत है, किस चीज को मालूम करना। और आपको पता है कि हर बिजनेस की रिस्क बहुत ज्यादा होती है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, कभी कुछ भी किस टाइम कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड तमाम डिटेल्स होंगी तो ही आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने ये चीजों को देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है पैसा, मतलब कैपिटल। आपने इन्वेस्टमेंट डालेंगे, अब वो क्या इन्वेस्टमेंट आप किस लिहाज से डाल सकते हैं, कि या तो आपने खुद के पैसे डाल दिए, आपने कंपनी किसी बैंक से लोन ले लिया, फ्रेंड से लोन ले लिया, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। लोकेशन, आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है। आप कहाँ पर अपने बिजनेस को बना रहे हैं, ठीक है। आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि अगर मेरा स्मॉल स्केल का बिजनेस है, मेरा कोई रिटेल स्टोर है, तो मैंने उसको कमर्शियल एरिया पे बनाना है। अगर मैंने कोई फैक्ट्री बनानी है तो मैंने फैक्ट्री कहाँ पे जाके बनानी है, कहाँ पे चलेगी, कहाँ कहाँ पे मुझे आउटलेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये सारी की चीजें जो है वो लोकेशन बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या कंपनी है, ये भी आपने डिसाइड करना होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ही आप चीजों को आगे डालोगे, कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो मैंने उसकी लोकेशन कितनी रखनी है, उसका कैपिटल कितना रखना है। अगर पार्टनरशिप है तो उसके लिहाज से कैपिटल कितना होना चाहिए, कंपनी होगा तो कैपिटल कितना होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको देखनी पड़ती हैं। मार्केटिंग, कि आपने अपने प्रोडक्ट को जो है वो किस तरीके से मार्केट तक पहुंचाना है, उसकी अवेयरनेस किस तरीके तक लोगों तक पहुंचानी है, उसके लिए आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को मद्देनजर पे रखना पड़ता है, कि गवर्नमेंट हमारे बिजनेस को किस तरीके से देखेगी, गवर्नमेंट ने कोई हमारे जो हम बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, इसके मुताबिक गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, क्या टैक्सेशन है, ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेस लेटर। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको बिजनेस मैन समझ के इसके बाद बिजनेस मैन के बारे में लिखाते हैं, इट्स अ गुड बिजनेस लेटर। तो इसको गौर से स्टूडेंट्स पढ़िएगा, हमारे पास शॉर्ट में गुड बिजनेस मैन के बारे में पूछा था, यहाँ पर क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेस लेटर के बारे में पूछ रहे हैं, कि अगर आप एक बिजनेस लेटर लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसकी बिना पर हम उसे एक अच्छा बिजनेस लेटर कह सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास कंसाइजनेस, मतलब कि बिजनेस का जो लेटर है वो छोटा होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, कि जिस जिस मकसद के लिए आपने जो है वो लेटर लिखा है, लंबी चौड़ी बातें और लंबे लंबे सेंटेंसेस जो है वो रीडर को बोर कर सकते हैं और उसका इंटरेस्ट को डाइवर्ट कर सकते हैं। कंप्लीटनेस, आप उसको कंप्लीट लिखें, बुलेट पॉइंट्स, इतने भी बुलेट पॉइंट्स ना लिखें कि उसको समझ में ना आए कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। और कुछ भी जो एक चीज है जो उसको डबल मीनिंग वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डिटेल शुड बी मेंशन द लेटर इन द लेटर, मतलब कि इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको आपने मेंशन जरूर करना है। ये ना हो कि जो फजूल बात है आप उसको ट्रैक करे जा रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको छोटा सा आपने एक दो पॉइंट्स पे लिख दिया और जो फजूल बात थी उसको आपने लंबा चौड़ा कर दिया, ठीक है। क्लियरनेस और क्लैरिटी, समझ आना चाहिए रीडर को कि लिखना क्या चाह रहा है बंदा, ठीक है। तो इसलिए आसान अल्फाज में आप कोशिश करें कि वो लिखने की कोशिश करें लेटर को। करेक्टनेस के इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या कोई भी वर्ड का प्रॉब्लम ना हो, कि अगर फॉर एग्जांपल कोई हो सकता है कि उसके अंदर कोई क्वांटिटीज का भी वर्ड हो, कोई नंबर्स हो तो आपने नंबर्स में मिस्टेक कर दी है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, तो इसकी आपकी इमेज बड़ी खराब जा रही है कि इस बंदे को इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि जब आप बिजनेस लेटर्स लिखते हो तो उसके अंदर वो बड़ा आपको जज कर रहा होता है, आपके लेटर को, आपके लेटर के जजमेंट पे ही वो आगे आपको कोई रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। जब वो देखेगा कि अनप्रोफेशनल, इसको तो इंग्लिश नहीं आती, मैं इसको क्या जवाब दूं, ठीक है। तो वो इस तरीके से भी आपके लेटर को इग्नोर कर सकता है। कन्विंसिंग, आपको इस तरीके से अपने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल करने और फोर्सफुल वर्ड्स इस्तेमाल करने कि वो आपकी बातों से कन्विंस हो जाए, कि और ताकि वो हो कि हाँ यार ये बंदा कोई प्रोफेशनल है, इसने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, मुझे समझ भी आ गई इसकी बात। तो इसकी वजह से वो कन्विंस होगा कि वो आपको जवाब दे, आपके रिप्लाई दे,
ठीक है? जो आपको लेटर लिखने का मकसद ये होता है कि बेशक अगला बंदा नेगेटिव दे, पॉजिटिव दे, कुछ जवाब दे। इग्नोर जो होता है वो आपको हज़म नहीं होता है, ठीक है? तो वो इग्नोर आपको तब होगा कि जब आप जो है कुछ ऐसी चीज़ें अनप्रोफेशनल तरीके से लिखेंगे तो आपके लेटर को पकड़ के साइड पे रख देगा, ठीक है? अगर आप कन्विंसिंग लेटर लिखेंगे तो वो आपको जवाब देगा। कंसिस्टेंट क्या होगा कि कंसिस्टेंसी क्या होती है कि वो बात जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है? छोटे-छोटे पैराग्राफ्स में कंप्लीट पैराग्राफ हो, एक ऑर्गेनाइज़ स्ट्रक्चर के अंदर हो, ठीक है? कुछ उसका जो एक पैटर्न है वो उसको फ़ॉलो किया जाए कि जैसे कि अगर उसका एक पैटर्न होता है कि उसकी डिटेल्स होती हैं, उसके बाद उसको पैराग्राफ्स में बाँटा जाता है, उसके बाद एंड में उसकी डिटेल्स होती हैं, तो ये सारी की सारी कंसिस्टेंट के अंदर आती हैं। कैप्टिवेटिंग के अंदर क्या होता है कि इसका लुक जो देखना जो इसका लेटर का है ना कि लेटर अच्छी क्वालिटी के पेपर पे लिखा होना चाहिए। उस पेपर को हम लोग प्लेन व्हाइट बॉन्ड पेपर कहते हैं जिसके ऊपर लेटर को लिखा जाए तो और उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। लेटर हेड बड़ा खूबसूरत सा बनना होना चाहिए ताकि जैसे ही वो आपका लेटर खोले वो अट्रैक्ट हो कि हाँ यार ये बड़ा खूबसूरत लेटर मुझे आया है तो मैं इसको पढ़ता हूँ। ठीक है? कोई भी खूबसूरत और अच्छी चीज़ इंसान को हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो इस तरीके से लेटर्स भी अट्रैक्ट करते हैं। लेटर्स अगर खूबसूरती से उसकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी हुई होगी तो वो एटलीस्ट उसको पढ़ना ज़रूर चाहेगा और जब वो पढ़ना चाहेगा तो उसमें इंटरेस्ट डाइवर्ट तब होगा जब आप उसमें अच्छे अल्फ़ाज़ सेंटेंसेस कंप्लीट लिखेंगे, उसमें क्लैरिटी होगी, करेक्टनेस होगी, कन्विंसिंग होगा, तो तभी वो आपके लेटर का रिस्पॉन्स देगा। ठीक है जी? आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने जो है अपने 5 ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन जिस तरीके से आपसे पूछेगा आपने उस तरीके से उसको सिर्फ उतना-उतना ही जवाब देना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है सवाल को, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चंस में आप जितना डिटेल में जाना चाहें आप डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में जितना आपसे सवाल कर रहा है आपने सिर्फ उतना ही जवाब देना है, उसको लंबा नहीं करना है। तमाम सॉल्यूशंस को मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया कि मैं हमारे अपने पोर्टल पे डाल चुके हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी स्टूडेंट्स अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कुछ क्वेरीज़ है, कोई मिस कर गया हूँ बात को, तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी हमारी डिस्क्रिप्शन पर मौजूद होगा, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं वन वन आकर, तो हम कोशिश करेंगे एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके क्वेश्चन्स को सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ 5 ईयर के 2021 में। ठीक है? तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।